आज हम लोग अपना जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, एक वीडियो इस पे आ चुका है। सेकेंड वीडियो ये है, यहाँ पे हम लोग हर चीज़ को कर रहे हैं टारगेट, ठीक है। सब कुछ मतलब मिक्सचर रहेगा, मिसलेनियस रहेगा। ट्राई करेंगे क्वेश्चंस आपके ज़्यादा से ज़्यादा करा सकें और कॉन्सेप्ट आपने अगर समझे हुए हैं तो आपको यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। देखो ध्यान से दर मान लो हम लोग इसके बाद जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसके बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक टर्म आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि पहली बात तो इसको डिफाइन करना होता है। और अगर आपको याद हो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो सेकेंड लॉ था वो आपका इसी की बात करता है, किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। याद करो सेकेंड लॉ में क्या था? साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर यहाँ पे क्या होता था? कांस्टेंट। यहाँ पे क्या था? कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग नाम देते थे एन, या किसी किसी बुक में लिखा होता है म्यू, ठीक है। और इसी को बोल देते थे जो कांस्टेंट है यही आपका क्या है? ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। एक तो इसका जन्म यहाँ से हुआ और इसी को एक नाम और दिया जाता है, इस इतने पूरे को बोला जाता है स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जन्म बेसिकली यही हुआ है। बाकी अगर कोई डिफाइन करना है, हम लोग बात करते हैं मुद्दे की, डिफाइन करना होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रहा सी अपॉन में वी, सी अपॉन में वी। सी क्या है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जान लो। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर या फिर वैक्यूम, एयर या वैक्यूम। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, मतलब अदर देन एयर। एयर या वैक्यूम को छोड़कर किसी भी मीडियम में जो ये है ना वी, ये वो स्पीड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सी क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर या वैक्यूम। आपको पता होगा कि सी की जो वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है ना। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या बोले हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है, देखो हम लोग को जाना है डेफिनेशन, चांस है पूछने के। तो ये क्या है? इट इज द रेशियो, है ना। क्या है ये? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडिया, ये कहलाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है तक? जो लिखा हुआ है इसको आपको अपने शब्दों में बोलना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ये रेशियो होता है, किसका रेशियो है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। ये आपका इसकी डेफिनेशन हो गई। अब सुनना, इससे यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो जानना है, ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ पे आपको दे देगा कि एक मीडियम है, उस मान लेते हैं N1, ठीक, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.5। एक मीडियम N2 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया आपको 2.1, ठीक है। और बोला जाएगा कि यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप इतना निष्कर्ष निकाल सकते हैं, समझो पहले, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम कैसा होगा? डेंसर होगा। क्लियर है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो मीडियम आपका रेयर होगा, ठीक है। अगर डेंसर है तो यहाँ पे क्या होगा? अगर कोई मीडियम डेंसर होता है तो वहां पे आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? कम होती है, देन रेयरर। अगर हम देखें, एक मान लो ऐसे दो मीडियम है, ऐसे मान लेते हैं, ये आपका एयर है, ये आपका वाटर है मान लेते हैं, ठीक है। ये सभी जानते हैं एयर होता है वाटर से। ये हो गया आपका रेयरर मीडियम, क्या हो गया? रेयरर। ये हो गया आपका डेंसर। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी लाइट की, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी लाइट की वो क्या होगी? ज्यादा होगी। और यहाँ पे क्या होगी? स्पीड कम होगी। और जहाँ पे स्पीड कम होती है वहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, नॉर्मल की ओर
झुक जाती है। देखो इसको जाना था ऐसे, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन की घटना हुई है, इसकी वजह से ये क्या हुआ है, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है। ठीक, हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बारे में इतनी बातें कर ली। अब सुनना, अब यहाँ से और क्वेश्चन कैसे पूछता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं और तुम लोगों को भी अपना जो पीछे पढ़ा है उसको रिकॉल करते जाना है, क्या समझा है चीजें आपको दिमाग में अच्छे से रखनी है। ठीक है, अब मान लो तुमसे ये बोल रहा है, देखना क्वेश्चन समझना अच्छे से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये तुमने दे दिया, मान लो 3/2 दे दिया, 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये दे दिया आपको कितना, मान लो दे दिया 4/3 दे दिया। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं, मान लो वाटर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आने की भी चांस होते हैं, तो इसको समझना अच्छे से। तो देखो ध्यान से एक चीज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर ओनली इतना लिखा है, इसका मतलब होता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग लिखते हैं, कुछ ना दिया जाए तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, एयर के, ANG। ये दिया आपको 3/2 दे दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो जो बाद में लिखा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो पहले लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, इसकी तुलना में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। ठीक, ऐसे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जब कुछ भी ना लिखा हो तब क्या मानेंगे, एयर। तो एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया गया है। क्लियर है यहां तक? पूछा क्या गया आपका, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के। और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, और जिसका निकालना होता है वो हमेशा बाद में लिखा जाता है। ये बात अच्छे से दिमाग में भर लेना अच्छे से। ठीक है, अब जब भी कहानी ऐसी हो कि 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए जाएं और तीसरा पूछा जाए, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब ट्रिक है वो, ऐसे बनाना आप एक सर्कल। ठीक है, सर्कल माना यहाँ पे, और सबसे रेयर मीडियम पहले एयर होता है ना, एयर से घना क्या होता है आपका, वाटर। वाटर से और घना क्या होता है, ग्लास। ये और डेंसर है ना। ये क्या है, सबसे पतला वाला मीडियम, थोड़ा सा मोटा मीडियम, उससे ज्यादा मोटा मीडियम, ऐसे मान सकते हो। बीच में आप एन भर दो ऐसे। ठीक है, इसके बाद आपको ऐसे घूमना है क्लॉकवाइज। कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज। तो पहले क्या आ रहा है, ANW, क्या आ रहा है, ANW। तो इसको देखो ध्यान देना, ऐसे करना आपको है, ANW मल्टीप्लाई यहां तक आ गए, फिर WNG लिख लिया हमने, फिर GNA, क्या हो गया यहाँ पे, GNA बराबर होता है 1। ठीक, जहां चले वहीं आगे इसकी वैल्यु 1 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब क्वेश्चन हो गया है, रखो यहाँ पे ANW कितना दिया गया है, 4/3 दिया है, 4/3 कर लिया हमने। WNG ये पूछा गया ना, ये पूछा गया है, इसको ऐसे लिख लो। ठीक, GNA आपको ANG दिया है, आपको अगर हमें यहां से GNA निकालना है तो क्या होगा, इसका होता है रेसिप्रोकल, ध्यान रखना, इसका उल्टा कर देते हैं। कितना होगा आपका, 2/3 इक्वल्स टू 1 हो गया है। ऊपर मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई WNG अपॉन में 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम सॉल्व किया, WNG बराबर इसका यहाँ मल्टीप्लाई 9, 8 यहाँ पे डिवाइड में 9 अपॉन में 8, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ से आपसे पूछ सकता है। ठीक, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से और ये बनता है कि आपसे वो पूछ लेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होती है यूनिट, क्या होती है यूनिट। तो तुम कहोगे कुछ नहीं, मतलब यूनिट लेस क्वांटिटी है आपकी, कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों है, तो याद करो n इक्वल टू क्या था, c अपॉन में v था, याद है ना। c क्या है, स्पीड है, v क्या है, ये भी स्पीड है लाइट की, है तो स्पीड ना, तो मीटर पर सेकेंड दोनों रखोगे तो दोनों कट जाएंगे, तो ये क्या हो गया आपका यूनिट लेस हो गया। क्या हो गया आपका ये यूनिट
लेस हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और एक टाइप बन सकता है, बता दे रहे हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, ना किया तो कर लेना बाद में पॉज करके। तो हम ट्राई कर रहे हैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट सारे हो जाए क्लियर और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना बोर्ड में। ठीक है, और लोगों को, अपने दोस्तों को ये चीजें आप शेयर कीजिए, सबको हेल्प होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक था आपका स्पीड से। मान लेते हैं कि मीडियम ये है, ये मान लो वाटर है, ये मान लो ग्लास है। ठीक है, लाइट मान लो यहां से यहां जा रही है ऐसे। ठीक, ऐसे जा रही है, जाहिर सी बात है ये मीडियम कैसा होगा, डेंसर। जाहिर सी बात है ये मीडियम होगा डेंसर, और ये होगा आपका रेयर। क्लियर है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपका इंसिडेंस एंगल है, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि इस मीडियम में स्पीड है, मान लेते हैं v, ये कौन सा मीडियम है, w, यहाँ मान लो vw मान लेते हैं। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास vg मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और आता है, टर्म आता है, यहाँ पे हम लिखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये देगा कि एक लाइट है, एक लाइट रे है जो वाटर से गिलास में जा रही है, वाटर से गिलास में जा रही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे देगा, मान लेते हैं क्या देगा वो, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये दे देगा आपको 1.5 दे देगा। कितना दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ना, इसका इसके रिस्पेक्ट में ये आपको दिया 1.5 दिया है। ठीक है, अब सुनना अच्छे से। अब कहेगा कि जो इस मीडियम में स्पीड, इसमें आपको स्पीड दी गई होगी, या इसमें आपको स्पीड दी गई होगी, इसमें देगा तो इसमें पूछेगा, इसमें देगा तो इसमें पूछेगा स्पीड। ठीक है, हमें समझना है फॉर्मूला क्या होता है। तो W/G ये क्या है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका है, ग्लास का है, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो यहां देखना जो पहले है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। तो रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये आपका रहा फॉर्मूला, ध्यान समझना अच्छे से, अच्छे समझ लेना अच्छे से। ठीक, यहाँ से आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो बोल देगा कि यहाँ पे जो स्पीड कुछ है, कोई वैल्यू दे देगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्पीड आपसे पूछ लेगा कितनी होगी, या यहाँ स्पीड दे देगा तो यहाँ पूछ लेगा। आपको बस मेन चीजें पता होनी चाहिए, फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होता है W/G। आपका अगर ANG जो G/W दिया है तो G पहले, W नीचे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, ये क्या है, ये इसका है ना कि इसका, ये किसका है, इसका है, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर इसका निकालना होगा इसके रिस्पेक्ट में तो वो क्या होगा, G/W होगा। फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन बदल जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखें, ये तो आपका हो गया स्पीड के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, स्पीड के टर्म्स में। अब मान लो स्पीड ना दिया जाए, है ना, एक और चीज होती है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे दिया जाए, इसका निकालना हो, है ना, उसके लिए जो क्या होता है कि जो आपका बाद में है उसको आपको लिखना पहले। तो NW अपॉन में NG, ये ठीक है, ये लिखा होता है। मतलब ये है कहने का, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, अगर इन दोनों को दिया जाए और ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो फिर ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा, जो भी दिया होगा हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे खुद बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या देगा, 4/3 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो अगर ये वाटर है तो ये क्या होगा, NW। क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वो आप NG मान लेते हैं, वो कह देगा कि 3/2 दिया गया है।
फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ऐसे ऐसे क्यों पूरा क्यों लिखना है, शॉर्ट में जब है तरीका। आपसे GMW पूछ लेगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्वेश्चन कराएगा आपसे वो, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आप क्या करोगे, सीधा लगाओगे फॉर्मूला, है ना। जो इसमें थोड़ा उल्टा होता है, स्पीड में एकदम जो ऊपर है वो ऊपर है, जो बाद में है वो बाद में है। यहाँ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा तो जो बाद में है वो पहले आएगा, जो पहले है वो बाद में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा रखेंगे वैल्यू। MW कितना है 4/3, ये कितना है 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया ये 4/3। एक मिनट कहाँ कर गया, कुछ नहीं कटा है, वही क्या गड़बड़ हो रहा है। तो ये होगा यहाँ, तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ होता है, यहाँ, इसका यहाँ कितना आएगा 8/9, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब ये टर्म आपको हो गया हो क्लियर। हमने आपको कहा था ये हम पढ़ाएंगे, ये हमने पढ़ा दिया, समझा दिया, क्वेश्चन लगवा दिए। अब समझो एक लास्ट टर्म इसका है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस समझो सही से, पावर ऑफ लेंस सुनना अच्छे से। इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f, P = 1/f। तो f क्या है, फोकल लेंथ इन मीटर, ध्यान रखना। ब्रैकेट में m लिखा है, इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे फोकल लेंथ है, f क्या है, f आपकी फोकल लेंथ है, f क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक। कुछ बातें हम लोग और यहाँ पे कर लेते हैं, क्लियर है कि फोकल लेंथ अगर आपकी कॉनकेव की है या पहले कॉन्वेक्स की है या कॉनकेव की है ना, ये तो डिपेंड करेगा। अगर कॉन्वेक्स की है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, अगर कॉनकेव की है तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक। अब ये रहा आपका पावर, तो इसकी होती है यूनिट, तो क्या होती है यूनिट है, वो होती है आपकी डायोप्टर, ठीक। ये इसको शॉर्ट में D भी लिखते हैं, ओके। इसका एक फॉर्मूला और होता है कि अगर मान लो मीटर में ना लिख के सेंटीमीटर में लिखा हो फोकल लेंथ, तब फॉर्मूला होता है आपका है 100/f, मतलब P = 1/f भी होता है, लेकिन और P = 100/f भी होता है, ठीक। अगर इसको डिफाइन करना है कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है, तुम बोलोगे पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। साफ साफ लिखा है, जो लिखा है वही बोलना है ना। तो पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, ब्रैकेट में इसको लिख लेना इन मीटर, ठीक है। इस यूनिट डायोप्टर होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे लिखा जाए कि एक पर्सन है, उसको माइपिया है, उसको क्या है, उसको माइपिया है, माइपिया पता है ना, निकट देश दोष, क्या है, उसको माइपिया है। और माइपिया में क्या होता है कि पर्सन को निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, है ना। माइपिया में क्या होता है, जो पास की चीजें हैं, है ना, नियर बाय ऑब्जेक्ट, वो अच्छे से देख सकता है क्लियर, लेकिन दूर की चीजें उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। अगर उसको माइपिया है तो पहला एक आंसर तो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन तो आपका यही है कि माइपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो वो आपका है कॉनकेव, और एक होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें आपका कौन सा लेंस यूज करते हैं, वो होता है आपका कॉन्वेक्स। अब इसको कैसे याद रखना है, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। इसमें कम वर्ड है, कम वर्ड ज्यादा वाला वर्ड, ज्यादा वर्ड है वहां पे कम वर्ड। देखो इसमें कम वर्ड है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है। इसमें ज्यादा वर्ड है तो इसमें सिर्फ 6 वर्ड है, उल्टा कर लेना। इसमें सॉरी वर्ड लेटर्स, ठीक है। इसमें कम लेटर्स है, उसमें ज्यादा लेटर वाला लेंस यूज किया जाएगा। जिसमें ज्यादा लेटर्स हैं उसमें कम लेटर वाला यूज किया जाएगा। अब देखो कहेगा कि एक लेंस की फोकल लेंथ या कॉनकेव लेंस, ठीक, हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दे देगा कि मान लो 10 सेंटीमीटर है या 25 बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर है। अगर कॉनकेव है तो क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव रख दो यहाँ पे। कहेगा इस लेंस की बताओ कितनी होगी पावर, इस लेंस की कितनी होगी पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f, लेकिन यहाँ क्या है सेंटीमीटर, तो फिर 100/f हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको
पेपर में गलत नहीं करना है। तो 100/f कितना है, माइनस का 25, 25 4 जा 100, तो P बराबर कितना आया, माइनस का 4, ये रहा इसकी यूनिट डायोप्टर। क्लियर है। अगर यहीं पे होता हो क्या, कॉन्वेक्स लेंस होता, क्या होता आपका, कॉन्वेक्स लेंस होता, हम बोल दें जो इसकी फोकल लेंथ है वो कह रहे हैं हम कि 10 मीटर है, सॉरी 10 मीटर नहीं 5 मीटर है, बोल देते हैं 5 मीटर है, ठीक है। अब अगर ये मीटर लिखा हुआ है और फोकल लेंथ है पॉजिटिव, कॉन्वेक्स में क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इस लेंस की बतानी है तुम्हें पावर, तो पावर इक्वल टू होता है 1/f, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मीटर वाला है तो 1/f, अगर सेंटीमीटर है तो 100/f, तो 1/f कितना है 5, कितना आएगा 0.2 डायोप्टर। इसको थोड़ा ध्यान देना एक बार, आंसर जब लिखेंगे आप तो प्लस लिखेंगे 0.2 डायोप्टर। यहाँ भले ही साइन प्लस शो नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे आपको प्लस साइन शो जरूर करना है, ठीक है। अगर आंसर प्लस में है तो उसको प्लस में दिखाना है, अगर आंसर माइनस में है तो उसको आपको माइनस में दिखाना है। तो लाइट चैप्टर आपका हो गया है यहाँ तक कंप्लीट, पूरा रिवीजन। अब हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर आज शुरू कर लेते हैं, आज शुरू कर लेते हैं, है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू कर लेते हैं, ठीक है। मेरा मकसद होगा मैक्सिमम चीजें आपको रिवाइज कराने का, और आपका मकसद है कि आप चीजों को मोस्टली समझिए और रिवाइज कीजिए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, देखो डिटेल में तो ये नहीं हो पाएगा, इतना टाइम भी नहीं हमारे पास है, चीजें जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत आसान लगेगा, चीजें उसकी अच्छे से हो जाएंगी रिवाइज, उसका दिमाग में कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा अगर वो चीज़ों को सही समझेगा। जिसने नहीं पढ़ा है यहाँ से तो कुछ समझ में आ सकता है, बहुत कुछ बाउंस हो सकता है ना। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्वेश्चन करने पे, अब वही टाइम बचा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर रखे हैं पहले काफ़ी चीज़ें। अब देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन ये आता है कार्बन बारे में, कार्बन बारे में, वाई कार्बन does not form ionic bond, ionic bonds, पहला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कार्बन हमेशा ये अगर ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है तो कौन बनाता है, तो ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान रखना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ये, कौन, कार्बन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, तो इसको हम लोग करते हैं एक्सप्लेन। अगर आप 4 मार्क्स में पूछ सकता है या 3 मार्क्स में पूछ सकता है, तो देखो ध्यान से कैसे करना एक्सप्लेन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, इसको लिखेंगे हम 2,4, 2,4। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि कार्बन के पास में ये दो एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो यहाँ पे क्या होंगे, 6 होंगे प्रोटॉन, 6 क्या होंगे प्रोटॉन, और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये इसकी पहली सेल है, ये इसकी सेकेंड सेल है, तो पहली सेल में तुम देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 और 1 2 है, और लास्ट सेल में 1 2 3 और ये 4, ठीक, ऐसे बनाना है आपको। अब यहाँ पे होता क्या है कि आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, अगर आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन या तो ऐसे बनाए या अपने, देखो आयनिक बॉन्ड कौन बनाते हैं, जो अपने लास्ट वाले सेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दें, वो मतलब या तो कर दें डोनेट, अगर वो बनाएंगे कैटायन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं कैटायन, तो चारों इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो ये क्या बनाएगा, इतना बनाएगा C4+। अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो 4 किसी से ले लेगा तो भी C4-। अब देखो ये दोनों ही नहीं बनते हैं, अब उसका जो रीजन है वो जानना है यहाँ पे, क्या रीजन है, ठीक। तो इसका सिंपल रीजन ये है, कार्बन डज नॉट फॉर्म C4+ आयन, बिकॉज क्यों नहीं फॉर्म करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो न्यूक्लियस की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्यों, इस पे जो प्रोटॉन मतलब होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस चार्ज। अभी सब कुछ बैलेंस है, अभी सब कुछ क्या है बैलेंस है, तो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन है, इसका ये है न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस अभी यहाँ पे हावी है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाना यहाँ से क्या है,
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब आप एक निकाल लेंगे, मान लो आपने एक निकाल लिया, अब यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, कितने बचेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव वाला हो गया हावी, भारी हो गया, वो पांचों को एकदम कस के पकड़ लेगा, है ना, क्योंकि पहले 6 को कवर कर रहे थे, अब कवर करने वाले 6 हैं, बचने वाले जाने वाले 5 हैं। ऐसे एक और मानो चला गया, तब कवर करने वाले कितने हैं 6 पकड़ने वाले यहाँ से, और जाने वाले कितने हैं अब 4। अब 6 आदमी कवर करने वाले हैं, 4 जाने वाले हैं, कौन हावी होगा, कवर करने वाला है। ठीक, आपको इतना नहीं समझना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि कार्बन 4+ आयंस नहीं बनाता है, क्योंकि ऐसा करने में क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी क्या होती है, बहुत चाहिए होती है, मैक्सिमम मतलब बहुत चाहिए होती है। इतना ये कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी ट्रांसफर कर पाना कि इलेक्ट्रॉन्स आपके चारों ये सेल छोड़ जाएं, ये पॉसिबल नहीं। पहला इसका आंसर है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड सच हाई एनर्जी फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। अब नेक्स्ट क्या आपका है कि -4 क्यों नहीं बनाता है, उसका भी वही वजह है, क्या है कि यहाँ पे 6 प्रोटॉन, अभी कितने 6 प्रोटॉन है आपके, और 6 क्या है इलेक्ट्रॉन है ना, देख रहे हो। अब अगर ये -4 बनाएगा, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन कितने आ जाए इस पे 4। अब यहाँ अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं तो 6 प्रोटॉन और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। अब 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन संभालना मुश्किल हो जाएगा। 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम, ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल। आपका एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपका एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों आंसर यही है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। अगर वो मान लो C4+ बनाएगा, ऐसा करने के लिए उसे बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, आपका C4- बनाने के लिए वो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो C4- बनाएगा। लेकिन जब वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, प्रोटॉन कितने हैं उसके 6 हैं, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, जिससे आपका एटम का हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक है। दैट्स व्हाई कार्बन ओनली मेक कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम या किसी भी कार्बन एंड अदर एटम आल्सो। ये डबल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिया, एक्सप्लेन है। चैप्टर आपका शुरू हो गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आगे वाला जो पार्ट होगा इसमें IUPAC हो गया, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी अब मैथ्स साथ साथ मैथ भी आएगा, ठीक है, धीरे धीरे आपका मैथ्स भी आएगा। मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर से आएंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। आपको कंटिन्यू करते जाना है अच्छे से, और आप बिल्कुल भी रुको मत, पढ़ते रहो। जिसने नहीं कुछ पढ़ा है वो भी पढ़ता रहे, ताकि इतना तो पढ़ ही लो यार कि लिख सको, ठीक है, लिख सको, पास हो सको, इतना तो पढ़ ही लो, है ना। अभी टाइम है, अभी हिम्मत मत हारो। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके लिए बोल रहा हूँ, बाकी जो पढ़े लिखे हैं वो अपना रिवाइज करते रहे अच्छे से। जितना ज़्यादा करेंगे रिविजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, उन्हें पेपर का आइडिया पूरा लग जाएगा पेपर में क्या आता है। और ऐसा है ही नहीं अगर आपने पूरे साल पढ़ा है, एक भी क्वेश्चन आपकी नज़रों से ऐसा दिख जाए कि हमने कभी इसको पहली बार देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। और रिड्यूस सिलेबस जितना है वो ना पढ़ें, फालतू टाइम वेस्ट ना करें अपना। ओके, धन्यवाद।